नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड की बेटी जिन्होंने पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया और साथ ही साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया। अगर हम बात करें आदिवासी महिलाओं की तो वो अब धीरे धीरे करके सशक्त हो रही हैं, जिसको एक बार फिर से प्रूव कर रही है रिया तिर्की। और यहाँ आज हमारे साथ रिया तिर्की मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और फेमिना मिस इंडिया 2022 की कंटेस्टेंट है। हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी, कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी। मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से शुरू की थी? सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को जोहार। और मेरी स्कूलिंग एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे प्लेसेस में रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पापा बैंकर हैं, तो जिसके कारण हर 3 साल में पापा का ट्रांसफ़र होते रहा है। तो बचपन से मैं बहुत सारे प्लेसेस में रह चुकी हूँ। लेकिन फिर मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई थी बारबिल, जो कि थोड़ी माइनिंग एरिया है, जिसके कारण फिर हम लोग को फैमिली और पापा को साथ अलग रहना पड़ा। तो उस दौरान मैं रांची आ गई थी और मेरी 6th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई विवेकानंद विद्या मंदिर धुरवा वहाँ पे हुई है जी। और अगर हम बात करें इस फील्ड की तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि झारखंड की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सभी लोग इस फील्ड को उस नजर से नहीं देख पाती हैं और वो इस फील्ड में कहीं ना कहीं आने से झिझकती हैं। तो आपने इस फील्ड को किस तरीके से चुना? क्योंकि आपने बता दिया है कि आप पहले से बाहर रही हैं, मगर एक कॉन्सेप्ट, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा था क्या? जी, मुझे स्टार्टिंग से ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़े थे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही था। और पापा मम्मी चाहते थे कि बेटी है तो डजंट मैटर, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो जब पहले बार मैंने डिस्क्लोज किया था मम्मा पापा को, तो उनका रिएक्शन थोड़ा था, मतलब था कि अच्छा किस तरह से सर्वाइव करेगी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत कुछ कहा जाता है मतलब ये इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये शायद लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है जो कि हम यूजुअल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें थी, बट कहीं ना कहीं जबकि मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट था, तो ये सब चीज़ें कभी हावी नहीं हो पाई मेरे ऊपर। अगर हम बात करें इस फील्ड की तो इस फील्ड को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इस फील्ड में नई लड़कियां अगर कनेक्शन ना हो तो एंटर नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। भले ही हमारे पास एग्जाम्पल कई सारी हैं, प्रियंका चोपड़ा है, कई सारे और भी लोग हैं। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस, जब आपने पहली बार एंटर किया तो कैसा एक्सपीरियंस था वहां पर? तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप ब्लाइंडली कुछ भी परसेप्शन ना बनाएं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप जब तक इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करते, घुसते नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं गेन करते हैं, तो कोई परसेप्शन बनाना आई थिंक कुछ वाइज डिसीजन नहीं है, मैं कहूँगी। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस भी रही हैं, ऐसी बहुत सारी मॉडल्स भी रही हैं जो आउटसाइडर रही हैं, लेकिन फिर भी अपने दम पे उन्होंने अपना आइडेंटिटी स्टैब्लिश किया है। जैसे कि आपने बोला प्रियंका चोपड़ा मैम, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी शुरुआत ग्राउंड लेवल से की थी। मिस वर्ल्ड से ही उनका शुरुआत हुआ था, मिस इंडिया का ऑडिशन दिया, फिर मिस वर्ल्ड के लिए वो कम्पीट की, फिर मिस वर्ल्ड का टाइटल वो अपने नाम की। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद पे बिलीव करना कि मैं हार्ड वर्क करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस गेन करूंगी, अपने आप को हर एस्पेक्ट से पॉलिश करूंगी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलती है और आप डिटरमाइंड है कि आपको दिख रहा है वही एम है मेरा, तो आई थिंक कुछ भी चीज़ें आपके आड़े नहीं आती है। अगर हम बात करें इस फील्ड की तो आपने पहला जो रैंप वॉक था वो कहाँ से शुरू किया था? हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर पहला टाइटल कौन सा आपको मिला था? जी, रैंप वॉक का तो मुझे पहले से बहुत शौक था। मुझे पता है कि ये पैजेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंप वॉक। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरा एक कॉलेज कंपटीशन था, कॉलेज कंपटीशन आई मीन एनुअल फंक्शन था। तो उसमें हमारे सीनियर्स हमको बता रहे थे कि देखो आपको रैंप वॉक करना है, आपका ये सीक्वेंस है। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने जब पहले बार रैंप किया था उस टाइम, तो मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे को बॉडी पोस्चर नहीं आते थे, मुझे पोजिंग नहीं आती थी और मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे सारी लड़कियों को एटलीस्ट मिनिमम नॉलेज था, जबकि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, जबकि मुझे फिर भी नहीं आ रही थी वो रैंप वॉक। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर थे, वो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो ऐसे रैंप वॉक करना है। तो उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैं जाके पूरा यूट्यूब छान मारी कि कैसे वॉक करना है, कैसे हील्स है, क्या है।
तो वहाँ से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बेटा आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करते हो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर जब मैंने पहले बार अपना ऑडिशन दिया था 2015 में, ब्यूटी पैजेंट का ऑडिशन दिया था, तब मैं वहाँ पे देखी कि बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई है। तो मेरा पहला ऑडिशन मैंने हैदराबाद में दिया था, तो मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां आई हैं जो ऑलरेडी बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हैं अपने प्रोफेशन में या मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और उनको हर एक चीज़ में हर एक एस्पेक्ट से पॉलिश्ड है। तो मुझे लगा कि बहुत बहुत ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। तो ये थ्रू आउट 7 years का जर्नी मेरा पूरा फेलियर्स का जर्नी रहा है, लेकिन साथ ही बहुत एक्सपीरियंस भी मिला, रिसर्च वर्क भी बहुत किया है, पॉलिशिंग भी की है हर एक एस्पेक्ट से। सो आई थिंक ये सब कुछ समड अप था। तो आपने शुरुआत अपने कॉलेज से की थी, और अगर हम बात करें फेमिना मिस इंडिया की, तो इसके लिए आपने कितने बार compete किया, कितनी बार कोशिश की है, जिसके बाद आज फाइनलिस्ट तक आप पहुंच पाई हैं? जी, तो बेसिकली मैं ये क्लियर कर दूंगी कि एक होता है मिस इंडिया और एक होता है मिस डीवा। तो जो मिस इंडिया की विनर होती है वो जाती है मिस वर्ल्ड के लिए, और जो मिस डीवा की विनर होती है वो मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए जाती है। तो मैंने सबसे पहला ऑडिशन दिया था 2015 में मिस डीवा के लिए, जो कि यूनिवर्स में जाती है लड़कियां। तो वहां से मैं ऑडिशन देते आई। फिर बाद में मिस इंडिया का मैं आई थिंक 2017 से मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया था मिस इंडिया का, क्योंकि मिस इंडिया में पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि हर एक स्टेट से लड़कियां आएंगी। फिर मुझे लगा कि जब आई थिंक 2016-17 आसपास उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि मिस इंडिया में हर एक लड़की की हर एक स्टेट की एक लड़की रिप्रेजेंटेटिव होगी, तब मुझे लगा कि आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने झारखंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। फिर जब मैं ऑडिशन देना स्टार्ट की मिस इंडिया का, तो उस दौरान था कि मैं बहुत सारे स्टेट से एलिजिबल थी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट्स घूम चुकी थी। तो मध्य प्रदेश से भी था, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस वो है, मध्य प्रदेश है, इंदौर में मेरा जन्म हुआ था। फिर मैं महाराष्ट्र से भी दे सकती थी ऑडिशन, मैं आंध्र प्रदेश से भी दे सकती थी, और मैं झारखंड से भी ऑडिशन दे सकती थी। ये चारों सिटी से मैं एलिजिबल थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है तो झारखंड को ही करना है, क्योंकि जो वैल्यूज़ मैं ला के रखना चाहती थी सबके सामने, पूरे कंट्री के सामने, आई थिंक वो सिर्फ पॉसिबल होता अगर मैं झारखंड और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती। तो वैसी चीज़ें हुई। अगर हम बात करें जिस तरीके की जर्नी रही है, चूंकि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, आप जब वहां पहुंची तो एक लोगों के मन में भी सवाल होगा, जब आप वहां पर आई होंगी तो झारखंड को चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, इस तरीके की एक कॉन्सेप्ट जो है बाहर के लोगों में है, तो क्या उसको लेकर के कोई परेशानी आ रही थी? क्या लोग इस तरीके से पूछ रहे थे आखिर झारखंड है कैसा? चूंकि झारखंड को आप रिप्रेजेंट कर रही थी, तो कुछ चीजें जो है वहां पर जरूर सामने आ रही होगी। क्योंकि जब हम मिस इंडिया की बात करते हैं तो ऑलरेडी ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स पहले compete कर चुकी है, जिसके कारण एक बेंचमार्क बन चुका है कि ये स्टेट से अगर लड़कियां आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट होती है। जैसे कि महाराष्ट्र की लड़कियां हो गई, दिल्ली की लड़कियां हो गई। सो ये सब लड़कियों को पहले से कहीं ना कहीं वो पुश मिला रहता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट से या फिर पर्टिकुलर सिटी से लड़कियां आएंगी तो अच्छी ही होंगी करके। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बार कि झारखंड से भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है। तो मैंने कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से वो चीज़ मेंटेन करके रखी थी कि नहीं, मैं जैसे हूँ जो भी हूँ, लेकिन अपने पर्पस को और अपनी कम्युनिटी को और अपनी स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से मैं रिप्रेजेंट करूँ। इनफैक्ट मेरा जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड हुआ था तो मैं नेहा धूपिया मैम मेरे से पूछ रही थी कि अच्छा आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए करके जी। तो मैंने जब बताया कि आई एम द फर्स्ट ट्राइबल गर्ल, तो मैं झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो बहुत खुश हो गई थी कि चलिए इतने छोटे छोटे कम्युनिटी से भी लड़कियाँ बाहर आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ों को क्लैरिफाई किया। तो इन फ्यूचर अगर झारखंड से कोई लड़की फिर जाती है मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो मैं चाहती हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल प्रिपेयर्ड हो। अगर हम ग्रूमिंग की बात करेंगे तो ग्रूमिंग के समय भी कई सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। चूंकि आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता था, तो उस ग्रूमिंग के दौरान क्या कुछ सीखने को आपको मिला? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो शायद वो ग्रूमिंग के क्लासेस को स्ट्रेट नहीं कर सके, और अगर हम बात करें कि वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो वो लड़कियां इस चीज को किस तरीके से करें? उन सारी जो लड़कियां हैं उनको भी कुछ टिप्स जरूर आप दीजिए। जी देखिए, हम कोई भी फील्ड में जाते हैं तो प्रॉपर नॉलेज और क्वालिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ भी मैं आपको सबको एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर आप पैजेंट्री में आ रही है तो प्लीज़ अपने आप को ग्रूम करें हर एक एस्पेक्ट से।
तो आई थिंक मैंने ये भी चीज़ नोटिस की थी कि रैंप वॉक मैंने सीखा, ड्रेसिंग स्टाइल सीखा, तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस किया था कि मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा बैरियर था कि मुझे अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा कम्युनिकेशन में। फिर ये हुआ कि मैं फिर उसके बाद बहुत सारे पैजेंट्स, छोटे छोटे पैजेंट्स में पार्ट लेना शुरू की, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। जो आपको फेलियर्स तो भले फेलियर्स होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होती है, डिप्रेशन होता है, वो सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल है, बट आई थिंक फेलियर से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लग जाती है कि आप किस चीज़ में लैक कर हो या फिर आप में क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो आई थिंक वो रिसर्च वर्क मैंने खुद के ऊपर किया था कि किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो अभी ब्यूटी पैजेंट की जो मेरी जर्नी थी, 8 इयर्स की जर्नी, आई थिंक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे खुद में। आई थिंक अभी आप नॉर्मल में देखें या फिर हर चीज़, तो मुझे वो चीज़ अडाप्ट हो गई है कि मुझे किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करना है। तो आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स का ऐसा भी होता है कि आपकी पर्सनालिटी को पूरा एनहेंस कर देता है। और साथ ही आई थिंक ये जो ग्रूमिंग सेशंस होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सबके लिए इजी नहीं होती है इतना अफोर्ड करना, लेकिन मैं कहूँगी कि एक ही साथ आप सब कुछ इस चीज़ में ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके करें। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम लिए थोड़ा मनी सेव करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको इतना टन्स ऑफ मनी आप इस चीज़ में बहा दें। थोड़ा टाइम गैप लें, थोड़ा रिसर्च वर्क करें, छोटे छोटे ब्यूटी पैजेंट्स में पार्ट लें और साथ ही थोड़ा सेविंग करें ताकि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे अमाउंट में होनी चाहिए जी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो उस पर पूरा रिसर्च वर्क और जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में पूरी तरीके से देखें, समझे और उसके बाद जाए। अगर हम वहां जहाँ पे आपने झारखंड को रिप्रेजेंट किया है तो वहां पर क्या कुछ आपकी जर्नी रही, क्योंकि एक लंबा समय जो है आपने वहां पर भी दिया है, तो वहां की जर्नी किस तरीके की रही, वहां पर किस तरीके से लोगों से, जो बाहर के जो लोग थे उनसे जब मिले तो क्या कुछ वहां पर एक्सपीरियंस हुआ? जैसे हम 30 कंटेस्टेंट थी तो सबसे अच्छी बात तो 30 कंटेस्टेंट्स में ये थी कि हर एक लड़कियां अपने स्टेट से आती हैं और अपना कल्चर वो कैरी फॉरवर्ड करती है। तो आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ रही है पूरे 30 डेज़ की कि बहुत सारी लड़कियों से मैंने इंटरेक्ट किया और बहुत सारी लड़कियों की अपनी यूनिक पर्सनल स्टोरीज होती है। आई थिंक जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत दिलो जान से लगे हुए हैं, क्योंकि जो 30 कंटेस्टेंट थी उनका कुछ ना कुछ पर्पस रहा है कि मैं सोसाइटी में ये बदलाव लाना चाहती हूँ। कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती है, कोई सोशल इश्यूज जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड इशू है क्लाइमेटिक चेंजेस का, उसके ऊपर कोई काम कर रही है। एंड फिर उसके बहुत सारे और हो गए, कोई एनिमल्स के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो आई थिंक ये स्टोरीज जानना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना कि किस तरह से वो अपने, हो सकता है कोई लड़कियां स्टार्टिंग में एक लड़की से इंट्रोडक्शन हुआ था, उनकी फैमिली स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन जब इस फील्ड में आई देखा कि ये लड़की इतना अच्छा कर रही है, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का वो परसेप्शन चेंज हो गया। तो वो स्टोरी से मुझे ऐसा लगा ना कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है तो सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, तो आपको अपने पोटेंशियल प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आप एक बार अपने पोटेंशियल को प्रूव करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, तो सब कोई इवेंचुअली आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो बेस्ट चीज रही थी थ्रू आउट दी 30 डेज। आपके फैमिली की अगर बात करेंगे तो आपकी फैमिली की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा, क्योंकि झारखंड में ड्रेसिंग को लेकर के अलग अलग परसेप्शन है और आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो झारखंड में और कई सारे जगहों पर उसको नहीं देखा जाता है उस तरीके से जो शायद मुंबई और दिल्ली ये सब जगह पे कॉमन होगा। तो कैसा पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा, क्या कुछ उनकी तरफ से आपको कहा गया? देखिए हम कहते हैं ना कि बचपन से मम्मी पापा हमें सब कुछ सिखाते हैं, बोलना, चलना, खाना, पीना, बट ये इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। जैसे ये इंडस्ट्री में हमको इस तरीके के कपड़े पहनने हैं क्योंकि ये प्रोफेशन का डिमांड है, राइट? तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ मम्मी को सिखाया, पापा को भी सिखाया, एंड अभी ऐसा बहुत कंफर्टेबल हो गए मम्मी पापा इस चीज़ से कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो आई थिंक मतलब हमारा मेन पर्पस जो है, हमारा जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे कपड़े। तो आई थिंक मैं ये छोटा मैसेज देना चाहूँगी सभी लड़कियों को और पेरेंट्स को भी कि थोड़ा आप माइंड को ब्रॉड कर लें,
ठीक है, अगर आपकी बेटी सही पाथ में है तो आप उसको हमेशा से सपोर्ट करें। और एट द सेम टाइम लड़कियों को भी ये चीज़ स्मार्ट अनफ होना चाहिए कि आप कहीं पे भी छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकती, तो आप ये चीज़ अडेप्टेबल होना चाहिए कि आप देखिए कि कौन सा इवेंट है, कौन सा जगह है, उस हिसाब से आप ड्रेसिंग करें। और साथ ही पेरेंट्स को बोलूँगी थोड़ा सा और हमें डेवलप करना पड़ेगा इस सोसाइटी में। अभी भी झारखंड को काफी ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी एक सब जो जिस तरीके से अभी रिया जी ने बताया कि पेरेंट्स को भी अब थोड़ा सा डेवलप होने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और बहुत कुछ डिमांड कर रही है। तो कहीं ना कहीं छोटे कपड़े जो है वो सारी चीजों को और लड़की के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं करती है। और इसको लेकर के भी लोगों के बीच में है कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो शायद इसका जो कैरेक्टर है या फिर उसमें कुछ परेशानी होगी या फिर उसमें कुछ गलत होगा, इसको लेकर के भी लोग आगे सोचते हैं और कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करना पसंद करते हैं कि हम इसको नहीं ही अडॉप्ट करें तो अच्छा है। आई थिंक देखिए, कपड़ों की बात आती है तो हम कुछ भी पहन सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि कौन से सोशल स्पेस में है। ठीक है, तो आई थिंक सोसाइटी को थोड़ा अडाप्ट होना पड़ेगा इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कि आप लड़की का कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट ना करें, उसके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे, बट आपका बोली चाली, आप किस तरह से सबको रिस्पेक्ट देते हो, किस तरह से आप सबको ट्रीट करते हो, वो मेन एस्पेक्ट है। तो प्लीज स्टॉप जजिंग गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे वेयर। मुख्यमंत्री ने भी आपको लेकर के ट्वीट किया था और आपको शुभकामनाएं दी थी, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा, मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने ऑनरेबल सीएम को, उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, एंड आई थिंक उनके रीट्वीट के बाद ही मुझे इतना ज़्यादा हाइप मिला था कि इनफैक्ट ये छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि हुआ यूँ था कि मैं मिस इंडिया का फिनाले था 3 जुलाई को, तो मैं 3 जुलाई को टॉप 30 में तो थी, लेकिन मेरा टॉप 10 में चुनाव नहीं हुआ था। तो टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बैक स्टेज आ गई थी रिजेक्ट होके, और मैं बैक स्टेज मस्त खड़ी थी क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी हैप्पी। सारी लड़कियां रोना धोना सबका चल रहा था क्योंकि बहुत समय से सब ट्राई कर रही होती है या फिर कोई पर्पस लेके आती है, तो मैं कहीं ना कहीं पूरा चिल्ड आउट थी। तो उस दौरान ये हुआ कि अचानक से मेरे फ़ोन में बहुत सारे कॉल्स आने लगे, लाइक 10-20 कॉल्स अचानक से आने लगे। तो मैंने कहा कि हुआ क्या ये, तो आई थिंक रीट्वीट सर ने उस टाइम किया था, सीएम जी ने किया था, तो उसके कारण बहुत सारे न्यूज़ चैनल मेरे को कांटेक्ट करने लगे थे। और आई थिंक मैं रिजेक्ट हो गई थी, मुझे जहाँ अपसेट होना चाहिए था वहाँ से मेरी न्यू शुरुआत हुई थी। अब मैं ये कह सकती हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दे चुकी थी, तो आई थिंक वो सब चीज़ें थी। और तो मैं वही थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे ऑनरेबल सीएम सर को, और मैं ये कहूँगी कि आई थिंक ये इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा हमारे झारखंड में तभी मिलेगा जब थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड है। तो मैं चाहती हूँ अगर गवर्नमेंट थोड़ा टेक ओवर करती है इस चीज़ों में, और इसके थ्रू अगर हम यंग गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं या फिर हम मॉनिटरी सपोर्ट या फिर स्कॉलरशिप का स्कीम रखते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सारी गर्ल्स के लिए। तो आगे कहाँ आप काम करना चाहेंगी? हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या आगे आखिर आप कहाँ काम करना चाहेंगी? क्या बॉलीवुड सेक्टर में जाना चाहेंगी या साउथ तरफ जाना चाहेंगी या फिर अपने झारखंड को ही अभी भी आगे भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? जी खैर, अभी मेरा जैसे मिस इंडिया का जर्नी खत्म हुआ, उसके बाद मेरा टाई अप हो चुका है टाइम्स ग्रुप के साथ, जो कि बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है इंडिया में। तो उनके थ्रू मुझे काम मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी नागपुर इंडस्ट्री में पहले डेब्यू मारना चाहूँगी, नागपुर इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी। इन केस मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं साउथ में भी जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं 5 साल विजयवाड़ा में रही थी, तो मुझे तेलुगु लैंग्वेज से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी और मैं बहुत सारी तेलुगु मूवीज़ भी देखा करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं तेलुगु इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो अगर मुझे साउथ में भी काम करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं काम करूँगी, और बॉलीवुड में भी काम करना पसंद करूँगी, और अपने नागपुर इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली मैं डेवलप करना चाहती हूँ। झारखंड के जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आपको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब वो लोग आपको लगातार देख रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं। जी, तो आई थिंक मैं ब्लश करने लगी इस बात पे सुन के।
तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, मैं पहले से ये रिलेशनशिप से थोड़ा दूर ही रही हूँ ये सब चीज़ों से, क्योंकि अगर मेरा मेन जो कह सकते हैं मेरा मेन पर्पस और मेरा मेन प्यार जो था, मेरे को सिर्फ यही इंडस्ट्री में आना है, ये मेरे को क्राउन जीतना है, तो आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन कभी मेरे लाइफ में था ही नहीं कि लड़कों का डिस्ट्रैक्शन हो गया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं सारे लड़कों को ये कहना चाहूँगी कि नो, आई थिंक वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स, इट्स ओके, वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स, बट आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी बहुत कुछ करना है मुझे, नो डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। क्राउन अभी ज्यादा जरूरी है। जी जी, क्राउन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है तो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मेरे लिए भी कि एक क्राउन तो ज़रूर मैं झारखंड के लिए भी जीत के लाऊं। तो झारखंड की आदिवासी लड़कियों को भी एक तरफ से, इनके तरफ से जरूर रहेगा कि आगे और बढ़े, अपने आप को और रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं उसमें तैयारी करें, क्योंकि झारखंड किसी से भी पीछे नहीं रहा है और ना कभी पीछे रहेगा। एक जो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, उसको और आगे किस तरीके से लड़कियां तोड़ती हैं, वो भी हमारे झारखंड के लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मूवमेंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियत जी आपका हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए और हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमारे दर्शक जरूर और आगे बढ़े, जो हमारी आदिवासी लड़कियां हैं और भी जो लड़कियां हैं, वो सभी लोग अपने गोल को लेकर के काफी ज्यादा तैयार हो जाए। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।